हेलो गाइस, लर्निंग भाई आगे की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इनबाउंड पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट के लेक्चर में अपना चैप्टर 20 देखा था, तो उसका कुछ टॉपिक रह गया है, उसको हम इस चैप्टर में देख लेते हैं। तो आपको याद होगा हम लास्ट के लेक्चर में अपने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मेजर्स देख रहे थे। तो हमने कई मेजर्स देखे थे, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी देखा था हमने, कार्बन कैप्चर स्टोरेज देखा था। तो उसी तरीके से हमारा जो अब नेक्स्ट मिटिगेशन का मेजर है वो है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन करना। तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ क्या होती हैं? इसका सिंपली मतलब यही होता है कि आप अपनी सिटीज़ को ऐसे डेवलप करें या ऐसे मैनेज करें वहाँ के लैंडस्केप को, कि वहाँ पे पेड़ कैसे लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे, किस क्वालिटी के लगेंगे, कौन सा मटेरियल यूज़ होगा रोडों में, कौन सा पेंट यूज़ होगा, किस तरीके से ये सारी चीज़ें करें जिससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हो सके। उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो भी हम इसको कम कर पाएँ। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो जो हम अपने लैंडस्केप को आसपास मैनेज करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट। फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 भी किस बारे में है? मेकिंग सिटीज़ मोर रेजिलियंट, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड सेफ। तो जब हम क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अपने आप फुलफिल करते हैं, है ना। अब सिटीज़ के केस में क्यों बात की जा रही है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो 70% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो सिटीज़ से ही आते हैं, है ना। तो अगर सिटीज़ को मैनेज करना हमें आ गया, जैसे सिटीज़ को हम सस्टेनेबली डेवलप कर पाए, तो उस केस में हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। फिर सिटी में ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन भी रहती है वर्ल्ड की, जिसके कारण अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं सिटीज़ में तो उसके कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड। तो हमने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज देखे भी थे, हीट वेव्स का कॉन्सेप्ट देखा था, अर्बन हीट वेव आइलैंड देखे थे, वाटर क्राइसिस देखी थी, फ्लडिंग, एपिडेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं सिटीज़ में, उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड। इसके बाद जो हमारे हीट जनरेटिंग और हीट रिटेनिंग नेचर है सिटीज़ का हमारा, उस चेंज कर पाना ही हमें क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ की तरफ ले जाएगा। अब यूजुअली होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, नॉर्मल जब हम बिल्डिंग बनाते हैं कोई, तो वहाँ पे विंडो आप लगाएंगे, राइट। और विंडो के आसपास ये स्पेस कंक्रीट का रहेगा। तो कंक्रीट पूरी अच्छी खासी हीट एब्जॉर्व करता है। तो फिर यहीं पे कॉन्सेप्ट आ गया वॉल वॉल में प्लांट्स लगाने का। तो जब ये प्लांट से कवर कर देंगे आप, तो अंदर हीट नहीं जाएगी, क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्व नहीं करते उस तेज़ी से जितना एसफॉल्ट एब्जॉर्व कर लेता है या जितना कंक्रीट एब्जॉर्व करता है हीट को। तो इसीलिए जो हीट होगी आसपास जनरेट वो कम होगी। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे हीट कम होगी, ये सारे हमको इफेक्ट्स भी देखने को कम मिलेंगे। फिर जो हीट रिटेनिंग नेचर है हमारे सिटीज़ का, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इसमें बहुत सारी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसमें जो हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट सिटी है विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विथ रिगार्ड टू प्राइम एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़, तो वो है सिंगापुर, है ना। सिंगापुर में आपको देखने को मिलेगा, सिंगापुर जो पूरी तरीके से डेवलप किया गया है वो नेचर के सिंक में ही किया गया है। वहाँ पे बहुत सारी आपको बिल्डिंग ऐसे दिख जाएंगी कि बिल्डिंग तो बनी हुई है लेकिन उसके ह्यूज आसपास पूरा ये प्लांट या वेजिटेशन का कवर बना दिया जाता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में ऐसे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ ये लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी सिंगापुर का एग्जाम्पल लेके। बट जो हीट रिटेनिंग नेचर होता है सिटीज़ का, वो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला है वेजिटेशन लगा दें, है ना। जो रूफ्स हैं हमारी, जो वर्टिकल वेजिटेशन भी लगाई जा सकती है, दीवारें हैं, उस जगह पे कंक्रीट की जगह वेजिटेशन लगा दें। फिर ट्रांसपोर्ट से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है आसपास सिटी में ऐड होती है ना। तो ट्रांसपोर्ट की जगह दूसरे फॉर्म ऑफ मोबिलिटी है, जैसे साइकिल्स हो गई या फिर वॉकिंग हो गई, उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब इसको आप प्रमोट कैसे करेंगे? इस तरीके से आप सिटी को डिज़ाइन करें कि आसपास जितने भी स्ट्रक्चर हैं, किसी की जॉब से लेके वर्क तक की दूरी बहुत ज़्यादा ना हो, है ना। किसी के घर से लेके शॉपिंग मॉल तक की दूरी ज़्यादा ना हो। तो जब इस तरीके से सिटी बनाई जाएंगी, तो उस केस में जब लोग पैदल ही प्रेफर करेंगे कि आसपास ही है चीज़ें, तो चलो पैदल ऑफिस जाते हैं या पैदल जाके सामान ले आ लेते हैं, है ना। तो वो भी एक डिज़ाइनिंग का पार्ट है। फिर मटेरियल और सरफेस किस तरीके के यूज़ करेंगे, उससे भी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वापस, या सन रेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी कंजप्शन को भी लोअर किया जा सकता है ना। नेचुरल लाइटिंग का कॉन्सेप्ट, कि लाइट कम यूज़ हो दिन में, या एनर्जी एफिशिएंट बल्ब या इक्विपमेंट जो आते हैं उस तरीके से यूज़ किए जाएँ ताकि एनर्जी बचाई जा सके। फिर अर्जन अर्बन जियोमेट्री इस तरीके से बनाई जाए जिससे हमारी जो विंड्स हैं वो प्रॉपरली ईजिली फ्लो भी हो सके, है ना, वेंटिलेशन में कोई दिक्कत ना हो। फिर शेडिंग हम बनवा सकते हैं, वाटर बॉडीज और फीचर्स बनवा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं हीट रिटेनिंग नेचर को कम करने के लिए। यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यूज लाइट asphalt इंस्टेड ऑफ डार्क asphalt, कूल पेवमेंट एंड रूफ टॉप डिजाइनिंग टू रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट, ग्रीन रूफिंग का कॉन्सेप्ट, है ना, जिसमें हम वेजिटेशन से रूफ्स को कवर कर देते हैं। फिर जो हीट अब्जॉर्बेंट मटेरियल है उससे ट्रांजिशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए।
फिर और कुछ पॉइंट जो है हमारे, कंसिडरिंग हीट वेव्स एज नेचुरल डिजास्टर, इंक्रीजिंग ट्री एंड वेजिटेशन कवर विद इन सिटीज़, इम्प्रूविंग द ओवरऑल वेंटिलेशन ऑफ सिटीज़। तो यहाँ पे स्टुगार्ट जर्मनी का एग्जांपल देख सकते हैं, वहाँ वो भी एक वीक विंड फ्लो रीजन में एग्जिस्ट करती है, इसलिए वहाँ पे भी ये सारे एक्शंस लिए गए हैं टू इम्प्रूव वेंटिलेशन। दिल्ली के केस में भी आप देखेंगे, अभी सुनने में भी आएगा कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टाइम है स्टबल बर्निंग का, तो पूरा इस टाइम जैसे हमारा इंडिया है ये, तो ये जैसे इंडिया का एक मैप है, तो अगर यहाँ पे हमारी दिल्ली है, तो इस टाइम पे हमारी विंड ऐसे चल रही होती है ना, ऊपर से लेकर नीचे, ये ऐसे आके पूरा ऐसे मूव करेगी अल्टीमेटली दिसंबर तक, जैसे हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। तो अब जब पंजाब में स्टबल बर्निंग होगी, क्योंकि अब राइस की फसल ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है इन मेजॉरिटी ऑफ एरिया में, लोग उससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसको जलाएंगे, तो स्टबल बर्निंग जब यहाँ से पंजाब से हरियाणा से होगी, तो ये पूरी हवा ऐसे आके ऐसे बहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिटी में आके रुक जाती है हवा, है ना। अगर हवा चल रही है कॉन्स्टेंटली तो पूरा बह के ये आगे बढ़ जाएगी, तो पॉल्यूशन का उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है, वीक विंड फ्लो रीजन होने की वजह से यहाँ पे रुक जाती है दिल्ली के ऊपर आके, और ह्यूज अमाउंट में कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे, और ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे पॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर आप दिल्ली में रहे हैं कभी, तो जानते होंगे कि जब जब हवा चलती रहती है तो यूजुअली मौसम क्लियर होता है। लेकिन इस टाइम पे बहुत बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि हवा नहीं चल रही है या वीक विंड फ्लो हो रहा है, उस कारण से पॉल्यूशन ह्यूज अमाउंट में आपको यहाँ इस टाइम पे अभी देखने को मिलेगा। तो दिवाली और इसके कुछ दिनों बाद ये पीक कर जाता है पॉल्यूशन, क्योंकि स्टबल बर्निंग भी होगा, उसके साथ साथ कोल्ड बढ़ रही है नॉर्दर्न इंडिया में, तो ज़्यादातर पॉल्यूशन अब नीचे ही रहेगा ग्राउंड लेवल के आसपास, इंटरेक्शन होगी उसकी और पॉल्यूशन से, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनेंगे, तो पूरा ये परफेक्ट सीजन है एयर पॉल्यूशन के बढ़ने का। सिंगापुर में भी आप देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वहाँ की एनवायरमेंटल मॉडलिंग कर रही है टू एंश्योर कि जो विंड फ्लो है वो मैक्सिमम रहे सिटी के अराउंड। फिर ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना जिससे ग्रीन बेल्ट हमारी अर्बन प्लानिंग का ही पार्ट बन जाए, है ना, जिससे हमारी पैसिव कूलिंग होती रहे। फिर डबल ग्लेजिंग का कॉन्सेप्ट भी, कि दो ऐसे विंडोज़ में दो लेयर की ग्लासेस बना दी जाए और बीच में कोई हीट ट्रैपिंग गैस को लगा दिया जाए, आर्गन टाइप की, तो जिससे अंदर वाले लेयर में वो ना जाए हीट। फिर फाउंटेन्स का यूज़ करके इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग करना, फिर इनडायरेक्ट रेडिएंट कूलिंग, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, एक बार इन सबको आप रीड कर लेंगे। फिर मैंने जैसे बताया था कि सिंगापुर एक बेस्ट एग्जांपल है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ के तौर पे, तो उसके बारे में देख लेते हैं वहाँ कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। तो इन लोगों ने सबसे पहले इनिशिएटिव बनाई थी कूलिंग सिंगापुर करके। इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था कि जो अर्बन हीट आइलैंड है इफेक्ट है उसको कम करेंगे, और जो आउटडोर थर्मल कंफर्ट है उसको भी बढ़ाएंगे। तो अब इन लोगों ने बहुत सारे एक्शंस यहाँ पे लिए हैं, जैसे ग्रीन रूफ्स का है, वर्टिकल ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट है, वेजिटेशन अराउंड बिल्डिंग है, फिर ग्रीन पेवमेंट का कॉन्सेप्ट है, फिर मैक्रो स्केल अर्बन ग्रीनिंग है, अर्बन फार्मिंग है, सिंगापुर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है। तो ये सारा एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा। अब इन सब को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, कि कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई टॉपिक अगर आ गया जो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वी कैन यूज़ ऑल दीज एग्जांपल्स, या फिर ये सारे टर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू कोट, कि हम इस इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी सिटीज़ को मच बेटर बना सकते हैं, है ना। उस सेंस में आपको ये टर्म्स को ज़रूर याद रखना है। ग्रीन पेवमेंट हो गया, वर्टिकल ग्रीनरी होता है क्या, ग्रीन रूफ क्या होते हैं, इको रूफ क्या होता है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो उसको आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि आपको याद करना पड़े। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनके यहाँ का कूलिंग सिस्टम भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। जैसे यहाँ पे एक सेंट्रलाइज प्लांट से ठंडा पानी भेजते हैं बिल्डिंगों में, उससे ठंडे पानी से कूलिंग होती है, जो हीट वाटर निकलता है वो फिर आ जाता है इसी प्लांट में, या फिर हीट एक्सचेंजर जैसी जगह चला जाता है। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में इन लोगों ने इन्वायरमेंट को देखते हुए प्लानिंग की है, और दे हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग सच सिटी, दे हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग सिंगापुर एज सच सस्टेनेबल सिटी। फिर कौन कौन से मेजर्स इंडिया में लिए गए हैं। फिर यहाँ पे पहला कौन सा मेजर है, कूल रूफ या कूल पेवमेंट वाला। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कलर्स का यूज़ करना, जैसे छत है हमारी, वहाँ पे वाइट पेंट कर दें, या फिर कोई ऐसा कलर कर दें जिसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। फिर इस तरीके से पेवमेंट है, वहाँ पे भी ऐसा कोई कलर यूज़ करें जो बहुत हाई रिफ्लेक्टिविटी हो, जिससे जो हीट एब्सॉर्प्शन है वो लीस्ट हो सके। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट भी है। इट इज़ एम्ड एट ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम हीट एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जितने भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं मटेरियल उनसे दूर जाना, मतलब उनके सब्सटीट्यूट ढूंढना जो कि कम एब्जॉर्ब करें, कम हीट जनरेट करें, उस तरीके से। फिर बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इट ऑल्सो प्रमोट्स मैनी अल्टरनेटिव मैथड्स एंड टेक्नोलॉजीज।
फिर क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क है और क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा रीडिंग में, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। फिर इसी फ्रेमवर्क का 2.0 वर्जन भी लॉन्च किया गया था जिसमें 28 इंडिकेटर्स थे 5 कैटेगरीज में। तो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, मोबिलिटी, एयर क्वालिटी, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, है ना। तो इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सिटीज़ हैं हमारी उनको एक रोड मैप दे दिया जाए टूवर्ड्स कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, है ना। फिर इसके बाद है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसको गृह पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक रेटिंग टूल है जो बिल्डिंग्स को रेट करता है, उनकी परफॉर्मेंस बताता है कि जो ये सर्टेन बेंचमार्क होंगे, हीटिंग का होगा, सस्टेनेबिलिटी का होगा, और भी सारे जो पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, उस बेसिस पे रैंकिंग इनको प्रोवाइड करते हैं या रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर यहीं पे अगर कोई बिल्डिंग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको ग्रीन बिल्डिंग का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। मतलब कोई बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, सस्टेनेबल है, सारे पैरामीटर्स को अच्छे वे में सेटिस्फाई करती है, तो उसको ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं हम। तो इसको डेवलप किसने किया है? तेरी ने और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। तेरी का फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो ग्रीन बिल्डिंग्स का बेनिफिट क्या है? एक एक तो बेनिफिट ये है कि अगर किसी डेवलपर ने कोई बिल्डिंग बनाई, उसके लिए अगर वो ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट ले आता है तो वो जो बायर्स होंगे उनको महंगे दाम पे बेच सकता है। अब कोई बायर क्यों खरीदेगा ग्रीन बिल्डिंग को? तो ऑब्वियसली उसके भी खर्च एट द एंड ऑफ बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीटिंग कम होगी इन बिल्डिंग्स में, उनका कंफर्ट बेटर होगा, एयर और वाटर पोल्यूशन उनके अराउंड कम होगा, वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है वहाँ प्रॉपर होगा, तो लोगों को एक बेटर क्वालिटी मिलेगी और लॉन्ग टर्म में पीपल विल सेव मोर एज कम्पेयर टू लिविंग इन अदर टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो एक तो बेनिफिट तो यही है। फिर दूसरा, हमारा इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिट होता है कि एनर्जी कंजप्शन कम होगा तो सबको बेनिफिट होगा। फिर इस तरीके से जो आसपास नेचुरल हैबिटेट है उनका डिस्ट्रक्शन कम होगा, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बिल्डिंग रहेगी तो, है ना। एयर वाटर पोल्यूशन में कम कंट्रीब्यूट करेगी वो सोसाइटी या बिल्डिंग। फिर वाटर कंजप्शन कम होगा उनके एरिया से। तो ये सारी बेनिफिट्स हमको ग्रीन बिल्डिंग्स से मिलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेजर है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का, वो है ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसी इकोनॉमी हो जो क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हो। मतलब अगर इंडस्ट्री लग रही है तो वो भी एनवायरनमेंट को देख के बनाई जाए, जो आसपास सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन इकोनॉमी। मतलब जब सारी एक्टिविटी देश की एनवायरनमेंट को फोकस में रख के बनाई जाती हैं, है ना, सस्टेनेबल तरीके से होती हैं, ये जो सारे टर्म्स साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो इसमें भी 3 प्रायोरिटी है हमारी। डीकार्बनाइजिंग द इकोनॉमी, तो जो इकोनॉमी है उसको डीकार्बनाइज करना, मतलब कार्बन का जितना भी यूज़ कम कर सकें वो करना। फिर कमिट टू इन्वायरमेंटल कम्युनिटी, टू जस्टिस एंड इक्विटी। फिर कंजर्व द बायोस्फीयर। तो ये 3 हमारे प्रायोरिटीज़ हैं। फिर कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं टू अडॉप्ट ग्रीन इकोनॉमी? पहला हो सकता है एनर्जी ऑडिट करवाना बिल्डिंग्स का, उससे ये पता चल जाएगा किस एक्टिविटी से ज़्यादा कार्बन निकल रहा है, किस से कम निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन रिड्यूस कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट फुटप्रिंट कम हो हमारा। फिर सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस को अपना के, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट को अपना के, पेपर की डिमांड को रिड्यूस करके उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का यूज़ करके, फिर जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करके, है ना। फिर जो कार पूलिंग है कि इंडिविजुअल गाड़ियों में ना हम जाएं, ऐसे कार पूलिंग कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें। और उससे भी बेस्ट क्या है? वॉकिंग कर लें या राइडिंग अ बाइक कर लें छोटी ट्रिप्स के लिए। फिर जो वाटर है उसको वाइजली यूज़ करें। तो ये सारे हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके एक ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। फिर हम ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे सकते हैं, है ना। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो एग्री करेगा कि हम धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करेंगे। मतलब शुरू में हो सकता है ज़्यादा रहे इस डिलीवरी पे या इस काम को करते वक्त ज़्यादा रहे, फिर धीरे धीरे हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्रीन टेंडर की प्रोसेस भी आ सकती है कि जब हम किसी चीज़ का टेंडर निकालें तो उसमें ग्रीन क्वालिफिकेशंस भी दे दें कि आपको ये करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो उन ऑब्लिगेशंस को भी हम कॉन्ट्रैक्ट का या टेंडर का पार्ट बना सकते हैं ताकि वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाएगा। अगर कोई टेंडर तोड़ेगा, नियम तोड़ेगा, तो वो लॉ बाई लॉ पनिशेबल होगा, राइट। तो इसलिए अगर ग्रीन क्वालिफिकेशन या लॉज आ जाते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड टेंडर के अंदर ही, तो वो भी पनिशेबल हो जाएगा। इन सब के एडवांटेज क्या है? वी कैन होप कि जो कार्बन एमिशंस है वो डिक्रीज हो जाए, जो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनकी गुडविल मार्केट में इंक्रीज हो जाए। अगर कोई कंपनी है वो ऐसा कहती है कि हमारे जो एक्शंस हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं होता, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इमेज ही उसका जाती है सोसाइटी में या फिर मार्केट में। फिर टैक्स रिबेट्स भी जो कॉरपोरेट्स हैं वो ले सकती हैं। कंसर्न्स क्या है रिगार्डिंग इट?
कि कोई इफेक्टिव ऑडिट मैकेनिज्म अभी हमारे पास नहीं है कि इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को लेटर और स्पिरिट में फॉलो किया जा सके। और जो हमारे ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्राउन कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जैसे मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में बोला है कि ये सारा पॉसिबल है वेस्टर्न कंट्रीज़ में करना अभी, है ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे होते हैं, या फिर जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस तरीके के कॉन्सेप्ट नहीं आ सकते। बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो एडवोकेट करती रहती हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ले आइए, ग्रीन टेंडर ये, वो वेरी ऑफन भूल जाते हैं कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है, पहले कंट्रीज़ जो अभी डेवलप हो रही हैं उनके लिए डेवलप होना पहली प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू सेविंग द इन्वायरमेंट। क्योंकि जो जैसे ही हम इन्वायरमेंट वाली कंडीशन ऐड करते हैं, बिल बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, और हम बिल ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कंट्री ही डेवलप नहीं हो पाएगी एट द एंड ऑफ इट, है ना। ये सारे इसके चैलेंजेस भी हैं। तो 20th चैप्टर में यही रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।